जरूरी है सर, क्योंकि यही ज्योतिष का आधार है। जी जी नहीं तो बिल्कुल। फिर आगे के लेवल समझ में नहीं आएंगे फिर। इसलिए कह रहे थे सर आपसे। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो सर आपका डाउट ये सर पीपीटी हम लोग को भी शेयर करिएगा ताकि हम भी इसको पढ़ सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत चक्कर में डाउट था ना ज्यादा, जी सर। जोडियक में। हाँ सर, वो जो हाँ सर, मुझे भी था। खगोल शास्त्र है ना, जो खगोल शास्त्र, ये वो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर अच्छे से सर। जी देखिए यहाँ पे आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए जैसे कि हमने बात, अभी सभी लोग आए नहीं हैं थोड़ा तब सा। तक तब तक हाँ हाँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम्म देखिए जैसे ये है सौर मंडल, हमने बात की थी सौर मंडल की। तो सौर हम्म मंडल में जो है सभी ग्रह हैं। सूर्य स्थिर पिंड है, ये जो सूर्य है स्थिर है, बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब और सूर्य रोटेट नहीं करता है? जी सर। सूर्य क्या? स्थिर रहता है, सूर्य कभी भी रोटेट नहीं करता, आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य जो है वो स्थिर पिंड है, सूर्य स्थिर है, बाकी ग्रह जो है अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं हम्म। एंटी क्लॉकवाइज। और ये है पृथ्वी, और पृथ्वी पर जहां पर हम रहते हैं, तो यहां से क्या है कि ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था कि जो ये सौर मंडल है, और सौर मंडल के ठीक बाहर जो है नक्षत्र है। जैसे ये नक्षत्र बताए गए हैं, जैसे कि ये तारे हैं, ये सभी नक्षत्र हैं। और इन नक्षत्रों को क्या किया कि 27 नक्षत्र हैं। ये जो तारे हैं 27 नक्षत्र हैं। जो भर चक्र है वो सौर मंडल के ठीक बाहर है, सौर मंडल के ठीक बाहर है भर चक्र, और उसमें है 27 नक्षत्र। तो उन नक्षत्रों का जैसा जैसा आकार बना, उसी के अनुसार इस भर चक्र के 12 हिस्से कर दिए गए। जो 12 हिस्से किए गए वो 12 राशियां थी। और वो 12 राशियां, ये देखिए जैसे जो तारे हैं नक्षत्रों की, जैसे राशियां बनी है, जैसे एरिस है, टॉरस है, जेमिनी जी है जी सब। टॉरस है। तो जैसे आकार बना टॉरस का, जैसे बैल की तरह आकार दिखा, उसी तरह से उनके नाम भी रख दिए गए। जैसे टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस। तो इस तरह से इनका निर्माण हुआ। ओके। नक्षत्रों को राशियों में बदल तो दिया गया आसान क्योंकि करने के लिए। जी अच्छा, क्योंकि नक्षत्र तो सर 27 होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 27 जी पत्नियां थी। बिल्कुल बिल्कुल, नक्षत्र 27 थे। तो हम्म 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया। अच्छा, मतलब 27 डिवाइडेड बाई 12, जी जी। तो मतलब सवा दो, मतलब सवा दो 2.25। नक्षत्र एक राशि में आए, सवा एक दो राशि। नक्षत्र एक राशि में आए। हम्म जैसे जो मेष राशि है वो अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण। एक जो नक्षत्र है जैसे अश्विनी नक्षत्र है, हम्म। उसमें 4 चरण होते हैं। एक मतलब नक्षत्र, चरण तो सब में 4 ही होते हैं ना सर? हाँ हाँ, तो एक नक्षत्र के 4 चरण, अश्विनी के 4, और हम्म। भरणी नक्षत्र के 4 चरण, और कृतिका का एक, तो 9 जो चरण है उनकी एक राशि होती है। 9 अच्छा, मतलब चरण। जो तीसरा चरण होगा उसका एक ही चरण, एक ही बिल्कुल को लेंगे। बिल्कुल। जो तीसरा हम्म। नक्षत्र है उसका पहला चरण लेना है मेष राशि में, और जो 3 बच गए उसके चरण वो वृषभ राशि में आएंगे। अच्छा, वो उसमें चले जाएंगे, फिर आगे के 4 बाकी बाकी के उसमें 6 और जुड़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए। तो उसको जो है, और ये जो यहाँ पे जो भर चक्र है ये 360 डिग्री का है। कहाँ पे जरा एरो दिखाइए सर। ये देखिए यहाँ से एरिस है मेष हम्म राशि, जी यहाँ सर। से लेकर के ये भर चक्र जो है 12 राशियों का जो है ये यहाँ तक 360 डिग्री बनती है। हाँ सर, सर्किल तो सर 360 डिग्री का ही होता है ना जी सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही, और फिर जैसे कि इसके 12 भाग किए तो प्रत्येक भाग जो है वो 30 डिग्री का हो गया। जी सर। हो गया। तो इसीलिए जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। ओके, मतलब पर्टिकुलर एक एक राशि को 30 डिग्री दिए गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर।
शायद अभी सभी लोग आए नहीं। आ गए सर ऑलमोस्ट सब, अपर्णा जी भी आ गई हैं। जी जी आचार्य जी एक बात बताइए, जी जी पूछिए। सूर्य अगर स्थिर है तो ये अलग अलग राशियों में कैसे मूव करता है? देखिए हम रहते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य जो है हमारा एक साल जो रहता है वो 365 दिन का रहता है। तो सूर्य जो है, सूर्य भी जैसे जैसे हम पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी जैसे जैसे चक्कर लगाती है वैसे वैसे जिस जिस राशि पे जाती है और सूर्य के सामने आती है वो राशि सूर्य की मानी जाती है कि सूर्य इस राशि में चल रहे हैं। ओके, मतलब जी रिलेटिव मोशन के थ्रू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी क्रम में सबकी जो है इसमें, जैसे कि ये सौरमंडल है तो सभी ग्रहों की अपनी अपनी स्पीड है, उसी हिसाब से ग्रह जो है वो गोचर करते हैं। ओके सर। सर एक बार वो स्लाइड खोलिए ना, जो आपने उस दिन खोली थी, एक बार स्लाइड, स्लाइड नंबर 1 खोलिए सर। जी जी एक मिनट। हाँ सर, वॉइस भी आपका प्रॉपर क्लियर आ रहा है, कोई नॉइस नहीं आ रहा है। हाँ सर, इसको सर एक पे ले आइए एक बार, पहले एक पे तो हम लोग एक एक स्लाइड पे आगे डिस्कशन कर लेंगे जो भी डाउट है। अभी इस पे आपको क्लियर हो गया वो? अभी क्लियर? ठहरो एक मिनट, उसको मैं बता देता हूँ आपको चीजें। एक मिनट। वो शायद खगोलीय शास्त्र के बारे में बात कर रहे थे आप। देखिए एक बार यहाँ भी देख लीजिए। जैसे कि वही है कि सबसे पहले जो है सौरमंडल है, तो सबसे नीचे ग्रह हैं, और ग्रह के ऊपर जो है हमारे ये नक्षत्र आते हैं। तो जो नक्षत्र थे, जैसे कि अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण, तो ये जो है मेष राशि में आ गया। उसी प्रकार से वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशियां, और ये है 27 नक्षत्र। ये देखिए आप, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है, अगर मेष राशि की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के हैं 4 चरण, और प्रत्येक चरण जो है वो 3 डिग्री 20 कला का, और दूसरा चरण 3 डिग्री 20 कला का, तीसरा चरण 3 डिग्री 20 कला का। तो यहाँ पे लेकिन आपने तो सर बोला था कि 30 डिग्री का होता है सारा। देखिए, जो 30 डिग्री की राशि है, अच्छा, और राशि है। नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का नक्षत्र हुआ। 13 जैसे डिग्री कि 20 कला। आप, जैसे 2.25 नक्षत्र की एक राशि है, तो ठीक है। एक नक्षत्र 3 डिग्री 13 डिग्री 20 कला का हुआ। और अगर उससे भी नीचे चले जाएं हम, कि उसके एक चरण का मान निकालें, तो वो 3 डिग्री 20 कला का है, जो नक्षत्र का एक चरण है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक पहला चरण 3 डिग्री 20 कला, और दूसरा चरण कितना हो गया, 3 डिग्री 40 कला, हो गया ना? सर आपने 6 डिग्री लिखा है, उसको हाँ। सही कर जी दीजिए। जी हाँ, 6 डिग्री 40 कला हुआ ना? अच्छा हाँ, 3 ऐड कर दिया, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। 3 ऐड कर लिया, और आगे हाँ, 3 डिग्री 20 कला और ऐड तो किया। 9 डिग्री 60 कला हो जाएगा। 9 डिग्री 60 60 का कला। 60 का 1 डिग्री बन जाती है, तो इसलिए 10 डिग्री हो गया। अच्छा। जी ये देखिए, अच्छा। हम्म। हाँ, फिर हो 0 जाएगा कला हो 13, जाएगा। 13 डिग्री। 10 डिग्री हो गया। 13 20 हो गया ना? हाँ, 13 13 डिग्री। 20। 13 20 हो गया, हाँ, तो एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 कला 13 का डिग्री हो गया। 20 कला का हो गया। जी। और फिर उसके बाद हमने भरणी नक्षत्र देखा, तो भरणी नक्षत्र भी वैसे ही 3 डिग्री 20 कला, यहाँ पे 6:40 हो जाएगा। यहाँ पे 10 डिग्री हो गया।
और यहाँ पे 13-20। अश्विनी नक्षत्र के 13 डिग्री 20 कला और भरणी नक्षत्र के 13 डिग्री 20 कला। इसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि और इसके बाद जो है बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना, सब में हाँ, 3 डिग्री नक्षत्र का 20 कला से नाम 13 डिग्री बदलेगा। 20 कला रहेगा। बिल्कुल बस नाम बिल्कुल चेंज करना है अपने को। नाम नाम चेंज चेंज होगा, करना है, बाकी सेम रहेगा। बाकी जैसे सब कि सेम रहेगा। अश्विनी नक्षत्र जो हुआ 13 डिग्री 20 कला का हो गया, भरणी नक्षत्र भी हमारे पास 13 डिग्री 20 कला का हो गया, तो हो गए 26-40। और 26-40 हुए तो उसके बाद हमने कृतिका नक्षत्र का केवल पहला चरण लिया, तो उसको जोड़ा तो हमारे 30 डिग्री पूरी होगी। और यहाँ पे चरण कितने हो गए? 9 चरण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हाँ तो हाँ ये 9 चरण की एक राशि हो गई। ठीक है सर। ओके। जी, और इसी क्रम में आपने अगली राशियों को भी समझना है कि ये चीज, बाकी तो ये चीजें सूक्ष्म जब इसका अध्ययन किया जाता है तब जरूरत पड़ती है। केवल राशियों का जो है ज्यादा जरूरी है कि एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। तो तो सर यहाँ जो तक क्लियर? ये तो क्लियर है सर। जो आपने खगोलीय वाला खोला था वो आप खोलिए ना सर एक बार। जी जी तो बिल्कुल। आपने टॉपिक बहुत अलग डाइवर्ट कर दिया फिर अभी। ये डाइवर्ट नहीं है, बिल्कुल इसको आसान तरीके से समझाया गया है। जैसे कि उसमें जो भर चक्र था, केवल जब आपको उसमें एकदम से थोड़ा टफ पड़ रहा था इसीलिए इसको लेके आया मैं। जैसे कि चक्र है ये, वही एक क्रम थोड़ा सा उसमें समझाने का तरीका अलग था। बाकी यहाँ पे वही है, इसके 12 हिस्से किए गए जो आखिर में जो ये दिया गया है ना, ये भर चक्र है। और सौर मंडल के ठीक बाहर जो है वो नक्षत्र हैं, तारे हैं, तो उन्हीं को ही राशियों का रूप दिया गया। समझने की बात है कि आप इस चीज को, केवल इस चीज को समझो कि जैसे कि सौर मंडल और सौर मंडल के बाहर जो है वो नक्षत्र है, और उनको जो है हमने 12 राशियों का रूप दिया, और उसी क्रम को हम चार्ट पे अप्लाई करते हैं उसको। ओके जी, ये देखिए, यह क्रांति वृत्त यहाँ से आपको बता रहे थे। बताइए यहाँ पे कहाँ पे आपको समझ, क्या चीज समझ नहीं आई? इसमें जो है यहाँ पे केवल ये बताया गया कि ये ब्रह्मांड है, ये जो है ब्रह्मांड है, खगोलीय वृत्त है, इसको हमने ब्रह्मांड मान लिया। और ये जो ए और बी रेखा का ख रेखा, ये जो है इसको समान भागों में काट रही है। ये विषुवत वृत्त है, इक्वेटर लाइन बोलते हैं इसको। तो जैसे कि, और इस जो 2 भागों में ब्रह्मांड को काट रही है, इसके ठीक 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, वहां से हमारे को देखने में इस तरह का नजर आता है। ये इसी आकार में जो भर चक्र है, इसीलिए इस तरह से दिया गया। और भर चक्र है, ये हमने काल्पनिक पट्टी ले ली इसमें बीच में। ये जो है जहां वो बताया था कि नक्षत्र है, 27 नक्षत्र मान लीजिए इनको, और इन 27 नक्षत्रों को हमने 12 राशियों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपको उसका गणित करके भी बताया। क्लियर हुआ? ओके जी। हाँ जी। और वही जो 12 राशियां हैं, एक राशि का मान 30 डिग्री हो गया यहाँ पे। देखिए, इसको भी शुरू से समझ लेते हैं। जैसे कि हाँ सर, अगर हम लोग एक नंबर से चलेंगे ना तो सर बिल्कुल क्लैरिटी होगी सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये है हमारी नॉर्थ इंडियन शैली, कुंडली की जो पत्ती है वो नॉर्थ इंडियन है। तो इसमें हमारा क्या है कि हमारे भाव जो है
वो फिर हाउसेज जो है वो फिक्स होते हैं और राशियां फिक्स नहीं होती, और इसको हम लग्न मानते हैं और फर्स्ट हाउस मानते हैं, और हम वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। तो ये हो गया सेकंड हाउस, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, और इसी क्रम में ये 12 हाउस है। और इसके बाद जो है ये है साउथ इंडियन पद्धति। ये जो साउथ इंडियन चार्ट है इसमें क्या है कि इन्होंने राशियां फिक्स मानी है और ये भाव को फिक्स नहीं मानते। तो जो राशियां हैं तो राशियों का क्रम इनका यहाँ से चलता है, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि। जैसे यहाँ पे सिंह राशि पे लगन माना गया है तो इनका जो है वो भाव फिक्स नहीं है, तो ये लगन यहाँ भी हो सकता है। ये जो ट्रायंगल बना इन्होंने एक स्क्वायर बनाया है सिंह लग्न लिख के। बिल्कुल बिल्कुल ट्रायंगल बना है, इसको लगन माना है। अच्छा, इसको यहाँ पे लग्न लगन है। है, अच्छा जैसे हम यहाँ पे लगन मानते हैं अपने, वैसे ये यहाँ पे लगन मानते हैं। अच्छा, और हम जी, लोग और लग्न को फर्स्ट हाउस मानते हैं अपनी उत्तर भारत में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ यही फर्स्ट हाउस होगा और ये सेकंड। मतलब सिंह 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 फर्स्ट हाउस होगा और कन्या इसमें सेकंड हाउस होगा। सेकंड हाउस होगा। ओके ओके। और ये जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। मकर जो है यहाँ पे मकर राशि है, तो यहाँ हाँ पे अगर लगन हो तो ये हाँ फर्स्ट हाँ। हाउस होगा, ये सेकंड हाउस होगा। अच्छा, तो ये आगे हम लोग सीखेंगे क्या सर, ये कैसे करा जाता है ये लग्न, इसमें ये जैसे इन्होंने फिक्स देखिए कैसे किया? इनका हमारा जो है हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल से ही जो रहेगा, पर अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली आ जाए तो हाँ आपको जो प्रेडिक्शन करने का स्टाइल है वो सेम है सभी का। सभी का सेम है। हाँ, कल जी को तो कोई आप साउथ इंडियन आ गया कुंडली जी लेके या। चार्ट अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसी तरह से मानिए, जैसे इसको फर्स्ट हाउस मानिए, इसको सेकंड हाउस मानिए। ओके। जी, और उसी क्रम में इनका आगे जो है ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है। मतलब जहाँ पे उनका ये लग्न वाला ये जो एरो बना हुआ है स्क्वायर जी वाला, जहाँ उनकी कुंडली में दिख जाए तो उसको हम फर्स्ट हाउस मान लें बस, उसको और फर्स्ट उत्तर हाउस। भारत के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और उसके बाद बेंगोली स्टाइल, इसमें भी क्या है कि इसमें जो है इसमें भी इनकी राशियां जो है वो फिक्स है, इसमें भी भाव फिक्स नहीं होता। बेंगोली जो स्टाइल है उसमें भी राशियां जो है वो फिक्स है, भाव फिक्स नहीं है। पर इनका भी हमारी तरह चलता है, जैसे कि ये भी राइट साइड से लेते, लेफ्ट साइड से ही काउंटिंग करते हैं। हाँ, इनका तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया इन्होंने बस। जी जी, इनका भी जो है वो भाव फिक्स नहीं है इनके। राशियां फिक्स। इनका जो यहाँ फर्स्ट हाउस यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट हाउस यहाँ पे भी हो सकता है इनका। अच्छा, राशियां बस फिक्स है इनके इनकी। भाव फिक्स है। जी जी राशि जी, इनकी फिक्स है। राशियां फिक्स। जी जी फिक्स है। और इसके बाद उड़िया स्टाइल है। उड़िया में क्या है कि इसमें उड़िया जो स्टाइल है इसमें क्या है कि इनका ये हमारी तरह चलते हैं, इनका जो है वो भाव फिक्स है, इनकी राशियां फिक्स नहीं है। अच्छा, भाव फिक्स है। और इनकी शैली और हमारी शैली में केवल इतना सा अंतर है कि ये हम फर्स्ट हाउस यहाँ मानते हैं, ये फर्स्ट हाँ हाउस सर, यहाँ मानते हैं। एरो एरो से दिखाइए ना सर, दिख नहीं रहा। हाँ जी जी, ये अपना इसको फर्स्ट फर्स्ट हाउस हाउस 10 मानते की जगह पे होता है, जहाँ इनका 10वां हाउस है जी वहां जी पे हाँ। अपना फर्स्ट होता है ना सर? तो ये 7 की तरफ होगा ना सर फिर तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यहाँ पे फर्स्ट हाउस होता है और यहाँ हम्म, हमारा फोर्थ हाउस होता है, इनका फर्स्ट हाउस होता है यहाँ। इनका फर्स्ट हाउस है, हाँ तो यहाँ इनका अपना फर्स्ट फोर्थ हाउस है। मतलब लेफ्ट में होगा इनका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अच्छा, तो इनके में सर भाव फिक्स है क्या इनका? इनके में भाव फिक्स रहते हैं, हाँ जी। अच्छा, मतलब फर्स्ट ये हाउस भाव यहीं से फिक्स है, स्टार्ट है। ये लगन जो हो, जैसे हमारा लगन फिक्स है कि हमारा लगन यहीं पे ही होगा, तो हाँ। इनका भी फिक्स है कि लगन इनका यहीं पे ही होगा। अच्छा, राशियां चेंज उसी होंगी। तरह, हाँ है उसी तरह की, बस भाव का जो क्रम है वो दूसरा है, मतलब दूसरा थोड़ा है। चौथे जी नंबर से बिल्कुल, शुरू है इनका। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हम्म,
और ये वेस्टर्न पद्धति, पाश्चात्य शैली भी इसको बोलते हैं। पुरानी। जैसे कि इनका भी हमारी तरह ही, इनका भी लगभग हमारी तरह ही है, केवल इसी में भी वही अंतर है, ये फर्स्ट हाउस यहाँ, सर एक बार इनका भी आपकी फर्स्ट आवाज हाउस। खराब हो रही है सर, नेटवर्क थोड़ा सा लूज हो रहा है आपका। आवाज खराब है। हाँ सर, मतलब नेटवर्क बीच बीच में जा रहा था सर आपका, तो आवाज बहुत ब्लर कर रही थी। जी, इनका जो है, इनका फर्स्ट हाउस ही यहाँ मानते हैं, ये इनका फर्स्ट हाउस है, और सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, बाकी वैसे ये भी लेफ्ट साइड से ही काउंटिंग करते हैं। तो इनके में क्या सर, इनके में क्या भाव फिक्स होते हैं कि राशियां फिक्स होती हैं? इनके में भी भाव फिक्स होते हैं, राशियां फिक्स नहीं होती, जैसे अच्छा, भाव। हमारी शैली है, बस ठीक वैसे ही है इनका। राशियां केवल साउथ इंडियन वाले में फिक्स होती, बाकी सब में भाव फिक्स है। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर। बाकी फर्स्ट हाउसेज में ये जो है द्वादश भाव हैं, जैसे प्रथम हाउस से किस चीज का विचार होता है, इसमें किसी में डाउट आपको? नहीं, ये तो क्लियर था, एक ही डाउट था यात्रा वाला, वो क्लियर हो गया था। जी सर जी जो जो यात्राएं इसमें कई आपकी जगह स्लाइड पे। में लिखे हैं सर, खाली ये इतने ही गुण देखे जाते हैं कि इससे और भी अधिक होते हैं? जी, देखिए मैंने आपको बताए थे कुछ अलग भी बताए थे इनसे, तो तो वो और चीज है ना जितने, सर वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जितने आपको मिल सके, जहां से भी मिल सके, उतनी जो है हर चीज का आपको जितना ज्यादा पता होगा इन चीजों के बारे में, आप उतनी अच्छी प्रेडिक्शन कर पाओगे। तो सर ये आपने इसमें इसमें मेंशन कर रखा है कि आप अलग से और लिखवाएंगे हम लोगों को? हम लोगों को कैसे जी पता चलेगा? जी, देखिए आपको जो, आपके पास तो रिकॉर्डिंग है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, उसमें अच्छा, सब वो किया गया है। मतलब ये जो सामने जो लिखा है इतना तो फिक्स होता ही है, मतलब जी एक जी जी। जैसे प्रथम भाव है तो उससे देह का, काया का, शरीर रचना का, हाँ, शरीर व्यक्ति के रचना व्यक्तित्व का, का, चेहरे का, हाँ हाँ, स्वास्थ्य का, चरित्र, स्वभाव, स्वास्थ्य बुद्धि, का, आयुष, चरित्र का, हाँ, ये सौभाग्य, हमारे, सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, ये देखने को पता चलेगा हमें। जी जी जी, तो स्वयं को प्रेजेंट करता है ना, तो हाँ, जो भी चीजें, अगर ये भाव कमजोर होगा तो वो चीज हमारे में देखी जाएगी। तो सर एक एक भाव पे एक बार छोटा जल्दी से क्विक पूछ लेते हैं आपसे। तो सर जैसे ये प्रथम भाव पे जितनी भी चीजें लिखी हैं, ये स्वयं व्यक्ति के ऊपर लागू होंगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी मतलब जी जी, जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके बारे हम्म, में जो ये जानकारी है, ये उससे पता चलेगी प्रथम भाव से? बिल्कुल प्रथम भाव से पता चले कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अच्छा, और इतनी सारी चीजें उसी से पता चलेगी, जैसे उसकी देह कैसी है, काया कैसी है, शरीर की रचना कैसी है, उसका व्यक्तित्व जी कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, अब मान लीजिए सर सेकंड सेकंड भाव में आ गए जिसमें लिखा है धन और कुटुंब भाव। जी, धन और कुटुंब भाव है ये, हाँ जी, मतलब ये व्यक्ति के पास धन कितना होगा, या उसका हम्म, परिवार कितना बड़ा होगा, कितना ब्रॉड होगा, ये पता चलेगा? जी, संपत्ति। धन कितना होगा, और कुटुंब कुटुंब को क्या बोलेंगे संपत्ति सर? कितनी होगी, संपत्ति। वाणी कुटुंब कैसी बड़ा होगी। परिवार, कुटुंब में बड़ा परिवार आता है, जैसे चाचा ताऊ सब उसमें आते हैं कुटुंब में। कि अच्छा, मतलब मतलब पूरा फैमिली, एंसेस्टर फैमिली पूरी आ जी जी जाएगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। और इससे वाणी का विचार होता है। अच्छा, मतलब वाणी संपत्ति, कैसी है। परिवार, वाणी, दाई आंख, नखून, दाईं आंख, हाँ जीवा, जी, नसिका, दांत, चेहरे का बुद्धि, विचार होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ सभी चीजें आ जाएंगी सूचना, इसमें। अवलोकन। सर ये और अवलोकन क्या होता है, अवलोकन? अवलोकन करना, अपनी चीज को व्यक्त करना, उस तरह से वाणी का विचार होता है ज्यादा, इस अवलोकन करना किसी चीज का। अच्छा, लुकअप, ज्वरात कहने, लुकअप एक तरह से कि खगना, कैसे है। जीव, गतिविधि। कल्पना करना, और इस तरह से इन चीजों का विचार किया जाता है, और प्रारंभिक शिक्षा का भी विचार किया जाता है इस भाव से। इसी से। अच्छा, ये इसमें मेंशन नहीं है, ये लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये उस दिन ही बताया था सर ने। सेकंड हाफ, प्रारंभिक शिक्षा। मतलब प्राइमरी एजुकेशन। जी जी, प्राइमरी एजुकेशन का विचार किया जाता अच्छा सर, ओके। सर ये कीमती पत्थर क्या है, मतलब है। क्या चीज? कीमती पत्थर क्या लिखा हुआ है, मतलब इससे क्या मतलब पता चलता है कीमती? कीमती पत्थर आप इससे गोल्ड से ले सकते हो, किसी भी चीज से कीमती चीजों का विचार किया जाता है, अच्छा अच्छा, गहने वगैरह हो गए, इस तरह की चीजों का विचार। ज्वेलरी टाइप में। ज्वेलरी टाइप, ओके।
और जी, मतलब हाँ। जीवन साथियों के बीच हिंसा मतलब कि दोनों कपल आपस में लड़ते झगड़ते तो नहीं है, ये पता चलेगा। यहाँ मतलब परिवार का विचार मैत्री। होता है ना, तो परिवार में आपस में किस तरह से मिलके रहते हैं, या परिवार में किस तरह नहीं का सर, आपस में क्लेश है या कुछ भी है। एक बार जैसे बैक सर, करिएगा ना, बैक जैसे करिए ना सर सर। शादी में मैत्री देखते हैं उस टाइप में सर एक बार कि बैक करिए मतलब ना, नहीं इसमें नहीं, लिखा है सर वो मैं जीवन साथियों के बीच हिंसा, तो जीवन साथी तो जीवन कपल होता है। साथियों के बीच, जी जी हाँ, कुटुंब में तो परिवार में जीवन साथी मतलब आपस में किस तरह से रहते हैं, परिवार की बात है, जीवन साथी की बात है, इससे भी दूसरे भाव से भी कुछ तो वैसे साथ में से ही देखा जाता है ज्यादा। मतलब उन दोनों के लड़ाई झगड़े से परिवार पे क्या असर पड़ेगा उस जी जी, टाइप में, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कपल्स, मैरिड कपल्स के उससे उनके फैमिली पे क्या फैमिली पे क्या प्रभाव फैमिली पड़ेगा, पे क्या असर वो पड़ेगा। चीज़ है। ओके। जी साथ बिल्कुल रहेंगे बिल्कुल। या अलग रहेंगे उस तरह का। हाँ, और ये है तृतीय, थर्ड हाउस। इससे जो है वो छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है मूल रूप से, और सर ये सहोदर और भाई क्या होता है? संबंधित सहोदर क्या होता उधर है सर? कजिन। सहोदर सगे भाई, दोनों सगे भाई का विचार किया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, सगे भाई बहनों का। संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, निश्चितता, बहादुरी। सर निश्चितता क्या है इसमें मतलब? ये चीजें निश्चितता, इससे जो है पराक्रम का विचार किया जाता है, किसी भी चीज को निश्चित करके, किसी लक्ष्य को निश्चित करके उसको पूरा करना, इस तरह से चीजों का। बाकी तो वैसे पराक्रम का विचार किया जाता है मूल रूप से इसे, और अच्छा, दूसरी चीजों से जोड़ा जाता है कि व्यक्ति का पराक्रम कैसा है, मतलब कितना कैसा स्ट्रांग है होगा, वो। कितना स्ट्रांग होगा और कितना पराक्रम करेगा, ये तृतीय भाव से ही देखा जाएगा। अच्छा सर, और सर ये नाड़ी तंत्र? नाड़ी तंत्र ये शारीरिक चीजें हैं, जैसे नाड़ी तंत्र जो होता है, स्वास्थ्य वगैरह का विचार भी इससे किया जाता है तृतीय भाव। स्वास्थ्य के बेस पे। जैसे रोग का विचार किया जाता है, और बहुत सी चीजें हैं इसमें भी देखिए, जैसे तृतीय से तृतीय भाव षष्ठ भाव होता है, और षष्ठ से जब भी रोग का विचार करना होता है तो भावात भावम, एक ज्योतिष में सूत्र है कि भाव से जितने, जैसे षष्ठ भाव है तो षष्ठ भाव से, षष्ठ भाव कौन हुआ, अगला षष्ठ कौन हुआ, छठे से छठवां कौन हुआ, नवा हुआ ना? नहीं, 12वां। छठे से छठवां, 12वां हो गया ना? एकादश से 12वां हो एकादश, गया। 11वां हुआ, वो तो 7वां हो गया। 12वां। नहीं 11वां समझ में भाव आया है, सर। देखिए छठे से छठा, 11वां 11वां भाव। मतलब अच्छा, छठे जो उसमें कॉर्नर कॉर्नर आपने वाले आपने होते हैं जैसे मतलब आपने पराक्रम, मतलब छठे को भी रोग। काउंट कर लिया उसमें? छठे से छठा मतलब 6 को भी काउंट किया, 7 8 9 10। अच्छा आपने हाँ। हमेशा जो भी, जहां से आपने काउंटिंग करनी, ज्योतिष में ऐसा है कि उस भाव को काउंट करना। आपने जैसे आगे दृष्टियों की बात होगी कि हाँ किस ग्रह से कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं, हाँ। तो तब भी जो काउंटिंग करनी है वो उस भाव से, जहां पे ग्रह बैठा होगा वहीं से काउंटिंग करनी है हर चीज की। अच्छा, जैसे आपने बोला छठे से छठा, तो छठे मतलब से तो छठा भाव भी एक एक काउंट हो काउंटिंग में जाएगा। आएगा। हाँ जी, हाँ छठा जी, 1 पे आएगा, फिर वन पे 1 2 आएगा, 3 4 5 6 11 पे 5 आएगा 6। जाके। 11 तो पे आता है। आपने हाई रोग पे के जाएगा। विचार के लिए एकादश में आता है। 11th हाउस को भी देखना है अच्छा कि उसमें क्या स्थिति। अगर आपको रोग किसी का पकड़ में नहीं आ रहा है कि षष्ठ भाव में क्या स्थिति है, तो आप 11th हाउस पे जाइए, थर्ड हाउस पे जाइए, शनि की स्थिति को देखिए, रोग का मूल कारक ग्रह शनि है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको क्या रोग है और क्या परेशानी आ रही है। वो तो आगे आगे पढ़ेंगे ना सर, अभी जी तो हम जी लोग हाँ, सिर्फ वो भाव चीज भाव के बारे में खाली पढ़ रहे हैं कि भावों से भाव रिलेटेड के क्या क्या बारे में, तो चीजें भावात देखते हैं। भावम, इस चीज को भी आपको याद रखना मतलब ये एक रूल है जो आगे चल के अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। भावात हाँ, तो भावम। रूल का हाँ तो हाँ। पता होना चाहिए ना। तो देखिए फिर, जैसे कि यहाँ पे है 8th हाउस, जहाँ आयु लिखा है। आयु है, ये आयु स्थान है, जी और इसी से ही मृत्यु का विचार भी किया जाता है, क्योंकि आयु है तो आयु का विचार इसी से ही होगा। जी। और इसका जो यहाँ भी भावात भावम सूत्र लगा है, जैसे कि अष्टमात अष्टम कौन हुआ, 8वें से 8वां कौन हुआ, 8वें से 8वां। पराक्रम थर्ड हाउस हुआ ना सर? थर्ड हुआ। अब इसकी काउंटिंग सीधी कर सकते हैं, जैसे 7, जो सामने घर होगा वो 7th हाउस होगा सीधा, 3रा 7th हाउस जहां से भी सामने होगा तो नहीं थर्ड सर, हाउस। समझे नहीं सर, समझे नहीं, क्या बोला आपने? एक बार दोबारा रिपीट करिएगा सर। ये ऐसे। जहां से भी आपने काउंटिंग करनी हो, जैसे लगन से करनी है तो लगन से 7वां,
लगन से सातवां तो सर कलत्र कलत्र भाव हुआ, वाला। कलत्र सातवां हो हुआ। गया सीधा। कलत्र वाला आता है। और जैसे फोर्थ हाउस का करना तो फोर्थ से सातवां, फोर्थ से सातवां, एक दो ये सीधा कर्म हो गया, कर्म दसवां हो गया, 10th हो गया, 10वां हो गया। 10th हाउस हो गया। 10th हाँ, तो जी उसी तरह से जैसे कि आपने यहाँ से 8वें से 8वां किया तो हुआ पराक्रम स्थान। यस पराक्रम। सर, पराक्रम हो गया। तो जैसा विचार इस भाव से किया जाता है, यहाँ से भी आयु का विचार किया जाता है, तो यहाँ से भी आयु का ही विचार किया जाता है। मतलब जो भाव है उसके और भाव पे, मतलब जैसे 8 है तो 8 से और कौन सा 8 आ रहा है, 8 ये आएगा। कहना। हाँ, अब मतलब आपने बोला 7 से फिर 7, मतलब 4th से 4th, तो वो उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, आप ये कहना चाह रहे जी हैं। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे धन भाव का विचार इससे भी किया जाता है। जो फोर्थ हाउस है, इससे हमारी जो हमने संपत्ति जो है, जो हम धन इकट्ठा करते हैं, उसका विचार किया जाता है। जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी हमारे पास कितना धन है, उस वो देखना हो तो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और धन का आगमन कैसा है, धन कितना आएगा, उसके लिए आय वाला। सेकंड हाउस और आय का दोनों को देखना पड़ता है कि आय की स्थिति क्या है। हाँ सर, नेक्स्ट भाव में लेके जाइए ना सर, एक बार 3rd भाव में लेके जाइए। जी जी हाँ, इसको तो समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जी सर, ये जी जो है देखो, 8th हाउस जो है वो आयु का है, तो ठीक है। 3rd हाउस भी आयु का है। ठीक अच्छा, है, भावत भावतम अगर सूत्र लगाते हैं तो। जी जी जी। और यहाँ पे जैसे कि 8th हाउस है, तो 8th हाउस का व्यय स्थान कौन हुआ? 8th हाउस आयु का व्यय करने वाला, जो आयु को कम कर दे। रोग जैसे होगा कि ना सर, छठा भाव होगा ना फिर। हमने इसको व्यय माना ना, लगन का व्यय किसको माना हमने? शरीर का व्यय किसको माना? छठे को। नहीं, यहाँ पे हमने लगन, ये है एरो करके हमारा, दिखाइए ना सर, एरो दिखाइए, उसमें दिख नहीं रहा। ये लगन है ना, हाँ सर, तो हमारा व्यय स्थान कहाँ है? ये ये फिक्स है। 12वें भाव में। 12वां भाव। हाँ, 12वां क्योंकि भाव, ये फिक्स है कि ये लगन है, ठीक है। और इसीलिए इसलिए ये भी फिक्स हुआ कि ये व्यय स्थान है, ये इसका व्यय करता है, लगन का व्यय करेगा, स्वयं का। मतलब आदमी का स्वयं का व्यय करेगा, वो खर्च व्यय करेगा। करेगा। हाँ जी। ठीक है। और पैसे का व्यय भी हो सकता है, और जब शारीरिक पति से का भी हो नुकसानी सकता करता है। है तो व्यय ही होता है उसका, परेशानी देता है ये कभी, जो भी लगन है लगन को चलने नहीं देता सीधा, क्योंकि व्यय करेगा हर चीज का। तो ये जो 8वां भाव है, ये है आयु का, और 8वें से 8वां भाव हुआ आयु का। पराक्रम आयु। और जो 8वां भाव है, इसका व्यय स्थान कौन हुआ? उससे पीछे वाला। अच्छा, उसके बगल वाला जो होता है वो उसका व्यय भाव होता है, हाँ, उससे 12वां मतलब भाव तो यही उससे हुआ। जुड़ा हुआ है एक तरह से। जी जी यहाँ से देखा जाए तो 12वें नंबर पे ये आएगा। जी कलत्र जी। आएगा। तो आयु का व्यय करने वाला हुआ 7th हाउस। तो 7th हाउस को जो है मार्ग स्थान कहा जाता है, ये मार्ग स्थान। लेकिन सर इसीलिए 7th हाउस तो मतलब विवाह का होता है, अभी उस टाइम आपने बताया था कि पति पत्नी का होता है, विवाह का जबकि भी होता है, अभी पति पत्नी का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, और इसको मार्ग स्थान भी कहा जाता है। सर मारक तो आपने अष्टमेश बताया था। अष्टमेश आयु स्थान अष्ट है, आयु स्थान है, दुर्घटना, पराजय, बाधाएं। 8वां और स्थान। आयु क्या है? आयु का कम होना, किसी भी रूप में आयु का कम होना। 7th हाउस जो है 8वें का व्यय हुआ, तो इसीलिए ये मार्ग स्थान कहा गया। अच्छा, अगर इसका वो भेद देखेंगे, व्यय देखेंगे, तो ये कलत्र ही पड़ेगा, कि इसलिए वो व्यय पे आएगा जी जी बिल्कुल। अगर उस पे देखा जाएगा तो। जब भी कष्ट की स्थिति देखी जाती है, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे कि सप्तमेश है, उसकी दशा जब भी चलती है तो मारक ग्रह की दशा मानी जाती है। और अगर जैसे 2 राशियां एक की होती है और मूल त्रिकोण राशि 7 हाउस में हो, तो ज्यादा प्रभाव माना फिर जाता मूल त्रिकोण क्या है सर? ये आगे चल के बताएंगे आपको, अभी बताएंगे तो चीजें फिर आगे पीछे हो जाएंगी। बिल्कुल। फिर मूल त्रिकोण का आपको अच्छे से बताएंगे उसका पूरी तरह से कि मूल त्रिकोण कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ ये जो है इसका व्यय करता है, तो आयु का व्यय किया 7th हाउस ने, और वैसे ही आयु स्थान ये भी है, तो इसका व्यय कौन करता है? 2nd हाउस। सेकंड हाउस धन वाला, ठीक है। तो 2nd हाउस को भी मार्ग स्थान कहा जाता है।
बेसिकली डायगोनल चलते हैं ये, अगर ये ऊपर वाला है तो उसके नीचे वाला उसको इफेक्ट करेगा। जी जी। और जब भी आयु का विचार करना हो तो इन भावों को, 7th हाउस को और 2nd हाउस को, जब भी मिला कोई ग्रह अगर जैसे 7th हाउस का लॉर्ड है और वो किसी जैसे 6ठे भाव का भी साथ में लॉर्ड हो तो उसका फल जो है बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। वो तो और सर तब समझ में आएगा ना जब आप वो स्वामी जो होते हैं ग्रह का, जी जी मतलब बिल्कुल। भाव का अपना जब आप अभी बताएंगे जी, तब। अभी तो आप केवल इतना समझिए कि ये जो है 8th हाउस है, ये आयु स्थान है और ये मारक स्थान है। ठीक। 7th हाउस जो है वो मारक स्थान है और मारक। 2nd हाउस भी मारक स्थान है। ठीक सर। 8th हाउस से हमने आयु का विचार किया और अष्टमात अष्टम तृतीय हुआ तो इससे भी हमने आयु का विचार किया, और जो इन दोनों का व्यय करता है वो मारक स्थान है। तो 3rd हाउस का व्यय करता है 2nd हाउस और 8th हाउस का व्यय करता है सप्तम। सप्तम। जी। और देखिए इसमें एक और चीज है, जब भावों की बात चली है तो भावों को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। जैसे अब जैसे पंचम भाव है तो पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। तो अगर कोई आपसे ऐसा पूछे कि 2nd संतान के लिए किस भाव को देखा जाता है? पंचम को ही देखेंगे। पंचम भाव बोलेंगे। पंचम भाव के लिए तो 1st संतान का देखा जाता है। अच्छा, देखिए, सेकंड, तो आप- क्या तो सेकंड संतान उससे के लिए सर सर चौथे को देखेंगे। यहाँ सर, से चौथे को। 5वां देखेंगे जाके क्या? जी बिल्कुल, 5वें से 5वां। 5वें से 5वां देखेंगे। 5वें से 5वां। जी जी। हाँ, जैसे आयु के लिए पराक्रम वाला देखा था। अच्छा, अष्टमेश 8वें से अष्टम तो 8वां। पचम से पचम, ऐसे ऐसे बोलना चाह नहीं रहे हैं। नहीं, जो भावात्यम वाला जो सर ने बताया था हाँ, रूल। मतलब जो भाव 5, जैसे भाव संतान वाला 5 में है तो धर्म उससे है। फिर 5 जी और जी ये। धर्म बिल्कुल। आएगा। तो 5वें से 5वां तो पहली धर्म संतान आएगा। पचम भाव से, दूसरी संतान नवम भाव से, धर्म और से। और अगर तीसरी संतान और देखनी है तो वो आएगा इसलिए तो 1st हाउस से। जी 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 लगन से। वैसे तो पंचम मूल रूप से आप पंचम भाव की स्थिति कोई जैसे कि जब विचार करेंगे तो पंचम भाव से किया जाता है 1st संतान का। जैसे कि इस भाव में बृहस्पति इसका मूल कारक है, बाकी पंचम भाव में कितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि है, कितने स्त्री कारक ग्रहों की दृष्टि है और किस तत्वों के ग्रह बैठे हैं, ये सब कुछ चीजें जोड़ के ही इस चीज का। और एक दूसरी बात कि 7th हाउस से पत्नी का विचार किया जाता है। अगर 2nd मैरिज का विचार करना हो तब कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि 2nd मैरिज के लिए, तो आप क्या तो सर देखोगे? फिर से 7th भाव सप्तमेश से भावात्यम, सप्तम, सर सप्तमेश से सप्तम, सप्तमेश। फिर 7वां देखेंगे भाव। नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा नहीं। सप्तम से सप्तम में चले गए तो आप खुद हो उसमें, इससे आपका विचार स्वयं हो आप यहाँ। लेकिन अभी तो आपने सर एक जो रूल बताया था, भावतम होता है, कुछ होता है। भावात भावम रूल है, तो इससे जो है सप्तम से सप्तम वैसे आप विचार कर सकते हो, पर ये जो है आपका स्वयं का है, और सप्तम से जो है आपके लाइफ पार्टनर का है। और किसी का भी हो, लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, तो 1st हाउस से खुद का विचार किया जाता है, सप्तम से जो है पत्नी का विचार किया जाता है। तो अभी जो आप वो बोले थे सेकंड मैरिज, वो कैसे देखते हैं? तो 2nd मैरिज का जो है 9th हाउस से 2nd मैरिज का देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव जो है किसका होता है? वाइफ का, तो पत्नी का होता है, तो पत्नी की बहन हुई ना, छोटी बहन मानते हैं, बहन समान मानते हैं। नहीं समझ में आया सर। बहुत कंफ्यूजन है सर, ये नहीं बहुत समझ में आया सर, बाकी बहुत तो आया। देखिए ऐसा है कि 7th हाउस से पत्नी का विचार किया जाता है, ठीक। हाँ और 1st हाउस आप स्वयं हो, हाँ। और तृतीय भाव से किसका, आपकी बहन का विचार किया जाता है, भाई का विचार। तो अगर 2nd मैरिज में लड़के का देखना हो कि मतलब अगर लड़की की कुंडली देखनी हो कि लड़के का विचार करना हो, मतलब 2nd मैरिज में, तो तृतीय भाव से देखना है। जैसे कि 7th से तृतीय, जैसे लगन से तृतीय से होता है भाई का विचार और बहन का विचार।
छोटे भाई बहन का विचार, तो उसी के समान मानते हैं। जैसे कि आप ये भी मान सकते हो कि जैसे किसी ने 2 मैरिज की हो, तो एक जो है पहले उसकी फर्स्ट जो है वो अब बहनों के समान रहती हैं दोनों, तो इसीलिए ये जो है सर 9th जब हाउस से सेकंड मैरिज करेगा तो सर वो उसकी फर्स्ट वाइफ क्यों रहेगी उसके साथ? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सर आप सर देखिए, ऐसा नहीं, मैं जो 9th हाउस मतलब से एक वो है, तुलनात्मक विचार से बता रहे हैं सर। हाँ। एक तो तुलना की है। वैसे 9th हाउस से सीधा सीधा आपको इतना याद रखो कि जब 9th उसका हाउस, फर्स्ट से संबंध विच्छेद होगा या उसका डाइवोर्स होगा या उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाएगी, तभी तो वो सेकंड वाइफ में जाएगा ना। तो उसी की तो बात कर रहे हैं कि 9th हाउस से, वैसे सीधी सीधी बात है कि 9th हाउस से जो है सेकंड मैरिज का विचार होता है। ये तो समझाने ठीक के है। लिए वो आपको बता दिया कि जैसे कि मतलब उसकी बहन के समान हुआ या उसके भाई के समान मान सकते हो। और आपकी मान थर्ड लीजिए हाउस, उसकी थर्ड मैरिज हुई तो किससे देखेंगे फिर? थर्ड हाउस से 3 घर आगे चले जाओ, वैसे इतना ज्यादा वो भी नहीं हो पाता। थर्ड हाउस हो गया, रूल मतलब है। मैरिज वाले में 3 वाला लॉ लगता है मतलब। देखिए, आपने इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा जो है 9th हाउस से सेकंड मैरिज का विचार, बस और 11th हाउस से थर्ड। थर्ड मैरिज का। ठीक तो इसी क्रम में इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है। 9 से सेकंड देखे हैं, उसके बाद हाँ 3 सर, 3 सर बढ़ाते एक जाएंगे सेकंड। तो उसकी शादियां बढ़ती रहेंगी। हाँ सर एक मिनट इसको रोकिए सर। बताइए। आगे आगे वाला सर। 50। हाँ थर्ड भाव। जी सर। सर जैसे ये थर्ड भाव लिखा था, थर्ड भाव में सर एक एक पॉइंट सर थोड़ा क्लियर करना है। निश्चितता आपने बता दी थी, नाड़ी तंत्र बता दी, ये संचारण और संप्रेषण क्या चीज होती है? संचारण, संप्रेषण, ये सारे लेखन से, इसमें बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। और संचारण जैसे कि संचारण का आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे पत्रकारिता है या लेखन है, इससे संपादन है, इससे रिलेटेड विचार किया जाता है इस भाव से। मतलब जो बुद्धि से रिलेटेड कार्य है। जी जी जी। अच्छा, तो भाव में जीवन का उत्तरार्ध भाग। सर जैसे चतुर्भाव है, फोर्थ हाउस, एक सेकेंड कहाँ गया? फोर्थ हाउस में लिखा है, आपने लिखा है अनुवांशिक प्रकृति, बाकी सब तो समझ में आ रहा है। ये अनुवांशिक प्रकृति क्या चीज है सर? अनुवांशिक होता है जो पूर्वजों से मिला होता है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अच्छा, जो अनुवांशिक, लक्षण देखे जाते हैं कि हाँ ऐसे ही, मतलब ऐसा ही नेचर। आपने जो है वो मेन सर मेन बैक चीजें करिए ना एक बार, जरूरी आपने है, आगे बढ़ा उन दिया। चीजों का ध्यान रखना है। बैक करिए ना सर एक बार, आपने पंचम भाव खोल दिया, एक बार चतुर्थ भाव खोलिए ना। देखिए, इसको हम जो है बहुत पीछे रह जाएंगे, सिलेबस बहुत है हमारा, तो सर लेकिन इसीलिए अगर यही पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो सर पढ़ेंगे देखो, इसमें ये याद करने का पॉइंट है, इनको जो है आप लेकिन याद सर कर सकते हो। अगर उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता होगा तो सर हम ऐसे उससे कोरिलेट कैसे करेंगे? तो जी इसलिए जी हम चाह रहे थे एक एक भाव पे एक एक पॉइंट पे बात कर लें सर। जी जी। अब देखिए, जैसे फोर्थ हाउस है, जैसे माता का विचार होता है, जैसे संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण, खजाना, भूमि हुई, जो इकट्ठा धन है उसका विचार किया, भूमि का, आवास का, मकान का, जैसे प्रॉपर्टी आदि का विचार किया जाता है, या वाहन का। वाहन सुख जो है चतुर्थ भाव से देखा गया। अच्छा और आवास, शिक्षा का भी विचार इससे कुछ हद सर तक ये किया जाता है। उत्तरार्ध भाव क्या होता है? जीवन का उत्तरार्ध भाग ये क्या जीवन है? उत्तरार्ध भाव, जैसे कि आप 50 साल से बाद मान सकते हो, 40 के बाद मान सकते हो। अच्छा, एक एज के बाद के आगे का। जी जी बिल्कुल। और छिपा खजाना, गुप्त प्रेम संबंध, सीना, जैसे वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आभूषण मतलब कपड़े आदि। लड़की की तरफ से लड़की के ससुराल घर वाले कितना हस्तक्षेप करते हैं उसके यहाँ, और जी जी लड़के की बिल्कुल। तरफ से उसकी तरफ कितना हस्तक्षेप होता है। जी जी बिल्कुल। और पंचम भाव है ये संतान, संतान का विचार किया जाता है, बुद्धि का, प्रसिद्धि का, श्रेणी का, उदर का, इससे पेट का विचार भी किया जाता है, जैसे पेट संबंधी कोई बीमारियां। प्रॉब्लम हो तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। हम्म। रोग का विचार वैसे षष्ठ भाव से होता है, पर पंचम भाव से पेट संबंधी परेशानियों का होता ठीक। है, जैसे प्रेम संबंध का, सुख का, मनोरंजन, सट्टा,
और पूर्व जन्म, आत्मा, जीवन स्तर, पद प्रतिष्ठा का, कलात्मकता का, समझ में आया। हृदय का, पीठ, खेलों में निपुणता का और प्रतियोगिता में सफलता का। ये कलात्मक भाव भी है इसे, जैसे कि पेंटिंग वगैरह या किसी कोई भी कला हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इसका विचार भी पंचम भाव से किया जाता हॉबीज मतलब जो होती है। है। जी जी बिल्कुल। और सर आवाज बहुत ब्लर आ रही है सर, बहुत आवाज में नॉइस आ रहा है। निधि जी आपको महसूस हो रहा है ये? हाँ, ये किसी के हाँ, माइक से हमें नॉइज आ महसूस रहा हो रहा है, है। साउंड हाँ, सर की कैसे तरफ से भी नहीं है, आवाज आ रही है। किसी के माइक से आवाज साउंड कुछ आ आ रही रही है। है माइक से। माइक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। एक बार रमेश जी आप अपना बंद करिएगा जरा, एक बार म्यूट करिएगा। रमेश जी एक बार म्यूट करिएगा, एक बार जरा, एक बार आप अपना। रमेश जी एक बार म्यूट करिएगा। हाँ अब बंद हो गई, बिल्कुल। अब सर सर अब आप बताइए। कंटिन्यू करिए प्लीज। शट अप। देखिए, जैसे रोग का विचार होगा, रोग किसी भी प्रकार का रोग का, या ऋण कर्ज वगैरह का विचार होगा, या विवाद, लड़ाई झगड़े का विचार, अभाव का किसी चीज का, या चोट, मामा पक्ष का भी विचार इससे होता है। जैसे मामा, मामी या शत्रु, सेवा, भोजन। शत्रु जब भी आप ग्रह हो षष्ठ भाव में, तो शत्रु हावी रहते हैं हमेशा, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से परेशानी चली रहती है। पर अगर कोई पाप ग्रह हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला। रमेश जी आपकी तरफ से बहुत नॉइस आ रहा है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए रमेश जी। फिर आपने अनम्यूट कर दिया। अरे आपका सर, मेरी हेडफोन तरफ खराब। मेरा हेडफोन खराब नहीं। सर आवाज आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड साउंड आ रहा है उसमें। एक बार बंद कर दीजिए सर प्लीज, क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही हम लोगों को। सर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं क्या करूंगा फिर? नहीं, जब आप पूछना होगा तब आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। अभी साउंड नहीं आ रहा है रमेश जी, आप रहने दीजिए। हाँ हाँ। जी सर प्लीज आप बताइए। जी देखिए, फिर इस जैसे कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करिए सर। इससे जो है, देखिए जैसे कि मामा, मामी, शत्रु पक्ष का, सेवा, भोजन, कपड़े, चोरी या बदनामी, या जैसे पालतू जानवर होते हैं वैसे, या अधीनस्थ कर्मचारी जो किसी के अधीन काम करते हैं, जैसे मजदूर वर्ग है। या नौकर हो गए, घर के नौकर हो गए। जी, कर्मचारी या किराएदार आदि जो रहते हैं उस तरह के विचार। या कमर स्थान, क्योंकि षष्ठ भाव है तो लगभग कमर का स्थान इसमें आता है। और जो हाँ। सप्तम भाव है, 7th हाउस से पति पत्नी का विचार किया जाता है। और पति पत्नी का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव कैसा है। अच्छा। जब भी देखना हो तो सप्तम भाव से पति की कुंडली में पत्नी का, और पत्नी की कुंडली से पति का पता चलता है। बिल्कुल। जीवन साथी के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, इच्छाएं कैसी होंगी, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु या मुआवजा, यात्रा, कानून, जीवन के लिए खतरा, विदेशों में प्रभाव और प्रतिष्ठा, इसीलिए इससे भी विदेश यात्रा का भी कुछ हद तक विचार किया। और जनता के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। जनता के साथ मतलब सर फैमिली जनता या के जनता? साथ जैसे कि हमारा समाज में मान सम्मान किस तरह का है, कि लोग हमें कितना पसंद करेंगे। जी जी। और यौन रोग या मूत्र रोग, इसमें जैसे कि 7th हाउस है वो गुप्तांगों पे भी आता है, इसीलिए इन चीजों का विचार भी किया जाता है। और अष्टम भाव से जो है आयु का विचार किया जाता है, और मृत्यु का प्रकार, यानी मृत्यु किस तरह की होगी। जैसे कि 8th हाउस है, अगर इसमें कोई बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो एक्सीडेंट से,
या जैसे किसी भी तरह से बहुत खराब तरीके से मृत्यु का संकेत देती है, या जैसे शुभ ग्रहों का हो या 8th हाउस जो है वो शुभ स्थिति में हो तो, और एक तो अच्छी तरह से मृत्यु होती है। या जैसे भी मान लीजिए जैसे मृत्यु का प्रकार बताइए, यानी मृत्यु कैसी होगी, किस तरह की होगी। और जन्मांग, बाधाएं, दुर्घटना, मुफ्त की संपत्ति, विरासत। सर ये बपौती क्या होता है? बपौती शब्द पता नहीं किस लिए यूज किया। बपौती सर कुछ ज्यादा हिंदी वर्ड है, बिल्कुल भयंकर वाला। बपौती, इसके बारे में देखूंगा मैं। वैसे बपौती शब्द 8th हाउस है, इससे वैसे बपौती पैतृक संपत्ति 8th सर हाउस। बपौती गूगल हाँ। पे देखा तो फादर से रिलेटेड दिखा रहा है, मींस मुझे लगता है कि ये पैतृक संपत्ति के लिए होता है। पैतृक संपत्ति का वैसे इससे विचार होता है, पैतृक या पिता की जो वसीयत, संपत्ति। बपौती वसीयत। और वसीयत गूगल पे जैसे तो पेंशन बपौती वसीयत या दिखा रहा है। परिधान, चोरी, डकैती, चिंता। मतलब 8th हाउस जो है वो खराब माना जाता है, इसलिए से खराब चीजों का जो भी चीजें, युद्ध है, शत्रु है, विरासत, मिलाधन या मानसिक वेदना, जो कष्ट मानसिक रूप से आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहता है 8th हाउस से देखा। विवाह, उत्तर जीवन। देखिए विवाह के बाद जो अगर विवाहिक सुख का विचार करना हो ना तो दूसरे 8th हाउस से किया जाता है विवाह के सुख का विचार। और 9th हाउस है भाग्य और धर्म स्थान। इससे व्यक्ति के भाग्य का विचार किया जाता है और धर्म का विचार किया जाता है। सौभाग्य, धर्म, चरित्र, दादा दादी, लंबी यात्राएं, पोता, बुजुर्गों व देवताओं के प्रति श्रद्धा। ये जो है धर्म स्थान है। भक्ति, कितनी ईश्वर में भक्ति रहेगी या मान सम्मान दूसरों का कितना करेंगे, उस तरह के स्थिति रहती है। अगर जैसे कि 9th हाउस में कोई शुभ ग्रह हो तो धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, जैसे आध्यात्मिक उन्नति, स्वप्न, उच्च शिक्षा, पत्नी का छोटा भाई या भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, दर्शन, महात्माओं से संपर्क। और ये है कुंडली का 10th हाउस। इससे व्यवसाय का विचार किया जाता है, कीर्ति का, शक्ति, अधिकार, नेतृत्व, सत्ता, सम्मान, सफलता, रुतबा, घुटने, चरित्र, कर्म, उद्देश्य। और इससे पिता का विचार भी किया जाता है। जैसे पिता से रिलेटेड कई बार ऐसा होता है कि अगर 10th हाउस ज्यादा मजबूत हो या सूर्य की स्थिति कहीं 10th हाउस से बन रही हो तो कई बार जो व्यक्ति है वो पिता के बिजनेस से आगे बढ़ता है या पिता के सहयोग से आगे बढ़ता है। जैसे मालिक है, नियोजन, अधिकारी, अधिकारियों से संबंध या व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, सरकार से सम्मान आदि का विचार जो है 10th हाउस से किया जाता है। सर जितनी भी जॉब से रिलेटेड चीजें हैं वो सारा 10th हाउस से देखेंगे? जी जी बिल्कुल, जॉब से रिलेटेड 10th हाउस से देखेंगे। और 10th से 10th जो हुआ वो 7th हाउस बन जाता है। और एकादश भाव जो है उससे लाभ का विचार किया जाता है, आय का विचार कि कितनी आय आएगी और किस माध्यम से आएगी। अगर 10th हाउस जो है वो शुभ स्थिति में होगा इसका लॉर्ड तो स्थिति अच्छी रहती है, या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वो परेशानी पैदा करती है। लेकिन ये जो 11th हाउस है इसमें पाप ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। आय में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो वो शुभ फल करता है। आय भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो शुभ ही फल करता है, भले वो राहु क्यों ना हो। पर इस भाव पर ग्रहों, पाप ग्रहों की दृष्टि खराब मानी जाती है। अगर दृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही है तो वो खराब फल करती है।
जैसे कामनाओं की पूर्ति या मित्र, बड़ा भाई, टख में बायां कान, परामर्शदाता, प्रिय, रोग से मुक्ति या प्रत्याशा, पुत्रवधू, इच्छाएं। ये प्रत्याशा क्या है सर? प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब इच्छाएं, इस तरह से ये भी प्रत्याशा। सर इच्छाएं तो अलग लिखा हुआ है ना सर, फिर इच्छाएं क्यों लिखते हैं वो लोग? प्रत्याशा क्या चीज है? प्रत्याशा, प्रत्याशा शब्द का तो परामर्शदाता, प्रिय, रोग, मुक्ति, प्रत्याशा। प्रत्याशा वैसे इसका भी जैसे भावनाएं होती है ना, भावनाओं का घर इसको भी माना, जो इच्छाएं होती है, भावनाएं होती हैं। प्रत्याशा संभावना, अपेक्षा, मतलब अपेक्षा आपका हो ये सकता प्रत्याशा का है एंटीसिपेशन इंग्लिश में, तो उम्मीद। हाँ, कुतूहल। उसी तरह से वो है। और जैसे कि पुत्र वधू, क्योंकि पंचम भाव से विचार होता है संतान का, जैसे पुत्र का विचार हुआ तो पंचम से सप्तम भाव कौन हुआ? सप्तम पत्नी का होता है, तो पुत्र वधू का विचार होता है 11th हाउस। ओके सर। और इच्छाएं, कार्यों में सफलता। और 12th भाव ये है व्यस्थान, हानि, दंड, कारावास, व्यय, दान, विवाह, जलाश्रयों से संबंधित कार्य, वैदिक यज्ञ, अदा किया गया जुर्माना। और जैसे विवाहेतर काम क्रीड़ा, या इससे भी विचार किया जाता है, जैसे काम क्रीड़ा और यौन संबंध, व्युत्पन्न रोग, ठीक है। काम क्रीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा, इससे जैसे निद्रा की किसी को बीमारी होती है ना, जैसे उस तरह से 12th भाव से ही देखा जाता है। अयासी, ठीक है। भोग विलास, पत्नी की शादी में नुकसान, नौकरी, जैसे नौकरी छूट जाना, या अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यवस्थापन, विदेश यात्रा का विचार इसीलिए इससे किया जाता है, पहला भाव से। तो ये 12th भाव थे, और ये है इनके कारकत्व। मतलब तो कौन सा ग्रह जो है वो भावों का होता है? हाँ, जैसे पहले का जैसे फर्स्ट हाउस है, उसका जो कारक ग्रह है वो है सूर्य। मतलब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है फिक्स कर दिया है, सूर्य है जो वो। फिक्स है, हाँ, हाँ। ये फिक्स है कि जो फर्स्ट हाउस का जो कारक ग्रह है, कारक अलग होते, लॉर्ड जो है वो जैसे कि राशि जो पड़ी होगी उसका फिर वो रहता है, जो उसका स्वामी होगा वो लॉर्ड होता है। पर ये जो कारक ग्रह है ये फिक्स है। मतलब जोडियक साइन अलग होगा ना, वो तो अलग होगा। जी 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 बिल्कुल। ये खाली जोडियक साइन के जो ये ग्रह हम होंगे वो अलग है। ये हम भाव की बात करें ना, कि भाव का पर्टिकुलर ग्रह कौन सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राशि आएगी, राशि का ग्रह पर्टिकुलर अलग होगा। जैसे हाँ मेष वो है अलग तो है। मेष का हाँ। मंगल होता है, जैसे हाँ मेष वृष का मंगल, शुक्र होता है, जी वृष का जी शुक्र होता है, ऐसे जी। होगा। हाँ, वृश्चिक का बृहस्पति होता है उस तरह से। नहीं, वृश्चिक का भी मंगल ही होता है। वृश्चिक का भी मंगल है। बृहस्पति हाँ है, धनु का होता है जैसे धनु और मीन का बृहस्पति होता है। बृहस्पति। बृहस्पति हाँ। होता है। हाँ हाँ। तो ये जो भावों के जो मूल कारक हैं, हाँ। इनसे जैसे लगन जो है, लगन का सूर्य होता है। जब भी लगन में सूर्य हो तो व्यक्ति में तेज होता है। सूर्य के है, सूर्य आत्म बल है, सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। तो इसीलिए जब भी लगन, जैसे लगन का जो मूल कारक है वो सूर्य है। और इसीलिए जब भी हम वास्तु पढ़ते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन भी में भी सूर्य ही आता है। सूर्य ही आता है। इसका जो है वो सूर्य, सूर्य ही होता और है। जैसे सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस का है जुपिटर। बृहस्पति। जुपिटर जुपिटर जो हम्म। जुपिटर है वो सेकंड हाउस, क्योंकि धन का है, और धन का जो कारक ग्रह है वो भी जुपिटर है। अच्छा। और सेकंड हाउस का जो मूल कारक है वो बृहस्पति है। और उसके बाद थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस का मूल कारक जो है वो मंगल है। बुध नहीं है यहाँ पे, केवल मंगल ही। मंगल जो है, क्योंकि मंगल क्या है,
पराक्रम है, तो वो पराक्रम ही स्थान है। तृतीय स्थान जो है पराक्रम है। मंगल जो है यहाँ पे वो बली हो जाता है, क्योंकि अच्छा। खुद पराक्रम स्थान है और मंगल भी पराक्रम का मूल कारक है। तो मतलब थर्ड हाउस मंगल से रिलेटेड होता है। जी जी बिल्कुल, ये बुध मूल से बुध कारक तो है। नहीं ये देखेंगे। आपको याद रखने पड़ेंगे कि फर्स्ट हाउस का मूल कारक सूर्य है सूर्य है, और सेकंड का बृहस्पति, पति है और थर्ड का मंगल है। मंगल और है, जैसे फोर्थ हाउस है, फोर्थ का चंद्र है। चंद्र है। हाँ, शुक्र नहीं है शुक्र है। यहाँ पे, चंद्र ही है। तो सर इन्होंने दो दो क्यों दिए हुए हैं फिर? दो दो दे दिए हैं वैसे, पर ये नहीं है इसका, केवल सर ये। ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सर तो कोई कारण होगा ना, तभी दिया होगा उन्होंने। अब जैसे 10वें में 4 ग्रह दिए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये ठीक है। यहाँ पे 10वें में 4 ही रहते हैं। अच्छा, अच्छा। इनका नहीं है। जो सेकंड का जो है, थर्ड का मंगल है एक बार और बुक में भी देख फोर्थ लेते का हैं। जो है, आपने केवल ये चंद्र। ध्यान रखना है, केवल यहाँ पे बुध नहीं है। सर किताब में भी अगर हम देखें तो सर पेज सेकंड नंबर का 7 में बृहस्पति और बुध दोनों है। सर हाँ, पेज पूरा नंबर लिखा 7 हुआ में, है। किताब में पेज दोनों, नंबर 7 पे तभी थर्ड तो हाउस का बता रहा लिखा है हूँ कि मंगल और बुध। आपने दोनों नहीं माने, आप केवल एक को मानिए। केवल इसको भी छोड़ दीजिए। फोर्थ हाउस का चंद्र है। चंद्र, ठीक सर। चंद्रमा क्या है? मन का कारक और मन का कारक। हाँ। और पांचवें का है जो फिफ्थ हाउस है, उसका है बृहस्पति। अच्छा, फिर क्योंकि अगेन बृहस्पति आ गया। जी, बृहस्पति सौर मंडल का और ग्रहों का सबसे सबसे ज्यादा बड़ा शुभ है। है। शुभ और ग्रह है। इसके पास जो कारक तत्व है वो भी बहुत ज्यादा है। जी। तो फिफ्थ हाउस का जो कारक है वो हुआ बृहस्पति, और सिक्स्थ हाउस का जो कारक ग्रह है वो है मंगल और शनि। और सेवंथ हाउस का जो मूल कारक है मतलब वो है छठे भाव में तो सर दो है ना, ये मंगल और शनि, क्लियर है। हाँ, मंगल और शनि दो। ठीक है, मंगल और शनि दोनों ही है। और जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस का जो मूल कारक है वो है शुक्र। और एट्थ हाउस का जो मूल कारक है वो है शनि, क्योंकि शनि जो है वो आयु का कारक माना जाता है। हाँ। जब भी एट्थ हाउस में शनि होगा वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। अच्छा। और इसके बाद नाइन्थ हाउस, तो नाइन्थ हाउस का भी सूर्य को आप वो कर सकते, वैसे बृहस्पति या नाइन्थ हाउस का जो मूल कारक है वो बृहस्पति। सूर्य नहीं तो है? सूर्य नहीं है। हाँ, सूर्य नहीं है, बृहस्पति। नाइन्थ अच्छा। हाउस का जो है मूल कारक है बृहस्पति। और 10th हाउस का जो है मूल कारक, ये चारों ग्रह हैं, बुध, बुध, सूर्य, सूर्य, बृहस्पति, शनि। बृहस्पति और शनि। और 11th हाउस का जो है फिर से बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति कई लोगों का है ग्रह, मतलब भाव का। हाँ मतलब भाव। और 12वें भाव का जो मूल कारक है वो है शनि। शनि। तो सर राहु केतु को कोई स्थान नहीं दिया गया है मतलब भाव में? नहीं नहीं। राहु केतु को स्थान नहीं दिया गया, उनको छाया ग्रह माना जाता है। वैसे ज्योतिष में राहु केतु का बहुत अधिक वर्णन नहीं आता, केवल इनका प्रभाव देखा जाता है, इसीलिए इनका जो है, और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिव प्रभाव रहता है। हाँ, मतलब मेलेफिक सबसे इफेक्ट ज्यादा देते हैं, पाप बुरा ग्रह करने के लिए होते बुरा हैं। करने के लिए मेलेफिक इफेक्ट देते हैं। हम्म। जी। देखिए बृहस्पति का इसमें देखो सबसे ज्यादा कारकत्व है। सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, और नाइन्थ का, 11th का, 5 भावों का जो कारकत्व है वो बृहस्पति के पास है, बृहस्पति के पास। और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। आपने कभी भी बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि पड़ती है वो उस भाव को प्रबल कर देते हैं, उसका फल जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब जहाँ पे बृहस्पति का भाव है मतलब जहां पे भी दृष्टि डालेंगे, जहां पे बृहस्पति खुद जहाँ हो, पे है वहां सब बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। जहां भी दृष्टि डालेंगे, बृहस्पति जहां बैठते हैं
उस स्थान की हानि करते हैं। अच्छा, जिस स्थान में बैठेंगे वहां की हानि कर देंगे। हाँ जी। और जो वहाँ- डायगनली देखेंगे उसके लिए अच्छा पर होगा। दृष्टि डालेंगे तो बढ़ा देंगे, वही। बृहस्पति की जो है वो दृष्टि योग कारक मानी जाती है, बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाली मानी जाती है। जब भी यहाँ तक कि अरिष्ट अरिष्ट कोई बहुत बड़ा अरिष्ट हो, तभी तो बृहस्पति को लगन में बैठ जाए या केंद्र में हो तो अरिष्ट वॉइस का चली नाश गई मानते आपकी। हैं। तभी तो आ रही है वॉइस, आ रही है। ज्योतिष में एक सूत्र भी आता है कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे स्थिता बृहस्पति, अगर बृहस्पति केंद्र में स्थित हो तो कितनी भी पाप स्थितियां बनी हो, बृहस्पति उसका निवारण कर देते हैं। ठीक। और इसके बाद जो है ग्रहों की संज्ञाएं हैं, किस ग्रह को कौन सी संज्ञा दी जाती है? भावों की हाँ, संज्ञा। भावों की संज्ञा। सर एक बार रिपीट करेंगे सर, वो मेरे में वॉइस नहीं आ रही। हम बात करेंगे भावों की संज्ञाओं की। इस भाव से देखिए, ये है भावों की संज्ञाएं। ये है लग्न, देखिए प्रथम हाउस है, यहाँ इसको हम केंद्र मानते हैं। केंद्र स्थान कौन से हैं? सबसे पहले ज्योतिष में एक श्लोक है कि केंद्र त्रिकोण ने तारो ग्रह शुभ फल प्रदा पत्य त्रिषडाया नाम यदि। जो 1, 4, 7 यही केंद्र भाव है ना जी? 1, 4, 7 और 10 बिल्कुल बिल्कुल, यही एक केंद्र के साथ है भाव है बीच ना। में। 1, 4, 7 7 और 10 ये जो है चार भाव जो हैं केंद्र स्थान कहे गए हैं। और त्रिकोण 1, 5 और 9 1, त्रिकोण। 5 और 9 ये त्रिकोण स्थान है। तो केवल 6 हाउसी जो है ये शुभ माने जाते हैं। हाँ, इनमें कोई भी ग्रह बैठा हो वो शुभ फल करता है। लेकिन केवल जो 7th हाउस है इसको मारक स्थान भी कहते हैं, इसलिए इसका उत्तरोत्तर इसका फल जो है कम मिलता है। कुछ चीजों में अच्छा भी मिलता है, लेकिन अगर ग्रह की स्थिति खराब है तो ये मारक भी बन जाता है वैसी स्थिति में। अच्छा। वैसे ये 6 भाव जो हैं ये बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं, इनको शुभ स्थान कहते हैं। कोई भी ग्रह अगर इन भावों में बैठता है, केंद्र में बैठ जाए, इन 4 हाउसेज में, फर्स्ट में, फोर्थ में, 7th में और 10th में, 10th में, तो उसका फल जो है वो शुभ होता है। ये केंद्र स्थान है, ये हमेशा शुभ रहते हैं, ये फिक्स है। और त्रिकोण कौन से हुए? लगन को 2 जगह मान लेते हैं, केंद्र में भी मानते हैं और त्रिकोण में भी मानते हैं। 1, 5 और 9 1, 5 और 9 केंद्र से भी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। 1, 5, 9 सबसे ज्यादा शुभ है, सबसे ज्यादा शुभ माने त्रिकोण है जाते ना हैं। ये। त्रिकोण की वजह से। ठीक। त्रिकोण स्थान है इसलिए इनको सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो मतलब सर अगर इन कोणों में, मतलब इन भावों में अगर शुभ ग्रह हैं तो उस समय व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। लेकिन उसकी स्थिति भी देखनी पड़ती है कि उसकी जो दोनों हाँ। राशियां पड़ी है, जैसे कि लग्न में तो है। उसकी उसी के हिसाब से होता है कि जो दोनों राशियां हैं वो कहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ, अच्छा, अगर इन्हीं ग्रहों इन्हीं को उसमें होंगी तो अच्छा होगा। हाँ, अगर तो इनसे बहुत कहीं अच्छा बाहर होगा। होगी, हाँ इनसे बाहर बाहर होगी होगी तो तो उतना अच्छा अच्छा नहीं होगा। होगा। हाँ, उतना अच्छा नहीं होगा, पर अगर केंद्र या त्रिकोण में होंगी तो बहुत अच्छा तो होगा। बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अच्छी स्थिति होगी। हाँ ठीक ठीक।
करियर जैसे भी जो रहेगा वो उन्हीं ग्रहों पर आधारित रहेगा लगभग। वो अपनी फील्ड जो देते हैं, जैसे कि कार्य क्षेत्र में भी रहता है, जॉब से रिलेटेड रहता है, तो जो ग्रह जो होता है प्रबल होता है वो अपनी फील्ड में ले जाता है, ओके। जिसके पास ज्यादा बल होता है। तो इसके बाद जो है ये है केंद्र स्थान 1, 4, 7 और 10। और सर जो इसके एक बाद सर जो 1, 5 और 9 है, यही मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपका कहने का मतलब है? सबसे ज्यादा देते हैं। बाकी केंद्र स्थान भी शुभ है, उसके बाद केंद्र को मान सकते हो। अच्छा, उसके बाद मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस केंद्र को, सेकंड प्रेफरेंस मूल त्रिकोण को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद केंद्र के बाद जो है वो पणफर स्थान आता है। जो पणफर स्थान है वो 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस और 8 और हाउस 1st हाउस। सेकंड जी हाउस, 5th, 8th। ओके सर। सर ये कैसे, ये 2nd हाउस। मतलब जी 5th बताइए। हाउस मतलब कि जो ये पर्णफर है ये 8 और 11। वहां से 3। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी का ऐसे ही है। देखो केंद्र के हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th पे वही आएगा। वैसे ही 1st, 2nd, 3rd और 4th पे वही, 1st, 2nd, 3rd और 4th पे वही। ये पर्णफर क्या होता है सर? पर्णफर क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या? पणफर जो है इनका जो फल होता है इनसे कम होता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। क्या पर्णफर शुभ नहीं माने जाते हैं? कम शुभ होता है। हाँ कम शुभ होता है। लेकिन सर पर्णफर तो 1, 5 में भी आ रहा है, उसमें आपने बोला था शुभ भी कम होता शुभ है। होता है ना, शुभ वो भी 1, होता है 5, कम 9 शुभ। के साथ होगा। कुछ जो है चीजें, क्योंकि ये त्रिकोण स्थान है, केवल आपने सीधा त्रिकोण स्थान का रखना है। तो जो है त्रिकोण हुआ, केंद्र हुआ, पणफर हुआ और आपोक्लिम हुआ, ये 3 संज्ञाएं हैं इसकी। हाँ केंद्र, पणफर और आपोक्लिम। केंद्र 1st हाउस वो तो समझ और गया, फर्स्ट, 4th, 7th और 10th, ये तो हो गया हाँ। केंद्र। इसको आप सीधा भी समझ सकते हो। देखो केंद्र 1st और पणफर 2nd और आपोक्लिम 3rd। 1st केंद्र, 1st 4th हाउस जो है वो केंद्र, 5th हाउस पणफर और 6th हाउस पणफर, आपोक्लिम। आप फिर वैसे ही वही क्रम मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3 करते जाओ। 1, 2, 3, 1, 2, 3 करके कर सकते हम्म 3, या सर 6, 9 एक पणफर। साथ होगा। अपोक्लिम क्या होता है सर? ये सबसे वर्स्ट होता है क्या अपोक्लिम? आपोक्लिम का भी प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, पर ऐसा नहीं है, मतलब इनका जो है मिला जुला प्रभाव रहता है। पर वैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो केंद्र को और ध्यान में त्रिकोण। रखना है, और केंद्र को और ध्यान में त्रिकोण। रखना है। और आगे जो खराब भावों की बात है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो अपोक्लिम का भी हो गया 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 11th 12th हाउस हाउस। नहीं, और 12 हाउस। तो ये क्लियर हो 3, गया 6, 9, 12। हाँ जी। ठीक। केंद्र और अपोक्लिम। और इसके बाद जो है त्रिक स्थान होते हैं। त्रिक स्थान इनको अशुभ स्थान माना जाता है। तो त्रिक स्थान कौन से हुए? 6ठा, 8, 8, 8th और 12। 12। हाँ इनको हमेशा जो है वो खराब माना जाता है। इनका और सर प्रभाव जो अगर है वो अगर बताइए। भाव के हिसाब से भी देखा जाए तो सर आपका 6ठा हो जाता है रोग का, 8वां होता है आयु और मृत्यु का, और 12वां होता है व्यय का। 12वां तो ये होता है सारी चीजें व्यय खराब का। है। हाँ, हाँ इसीलिए तो इसको इनको खराब माना जाता है। ओके सर, ठीक। आगे सतीश भाई। तो इनको त्रिक बोलते हैं क्या सर? जी हाँ, इनको त्रिक बोलते हैं। त्रिक। बस ये ध्यान रखना है, 6ठा, 8वां और 12वां। 12वां। ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए? 6 हाउसेज हमारे शुभ हैं और 3 हाँ हाउसेज खराब हो गए। 9 हाउसेज बचे हमारे पास, 3 हाउसेज। जो मिले जुले होंगे।
नहीं देखिए, हाँ फिर सर, जो तो इसके कुछ बाद 3 आगे 6 9 आते हैं त्रिषडाय। हाँ त्रिषडाय स्थान आते हैं, तो त्रिषडाय त्रि 3, त्रिस 6, 6 और 9 12 आय त्रिषडाय आय 11। तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, इनको त्रिषडाय स्थान कहते हैं। त्रिशड़ा ये तो लिखा ही नहीं है सर, इसमें चार्ट में तो लिखा नहीं है त्रिशड़ा। इसमें लिखा नहीं है, आप लिखो ना इसको। त्रिशूला। तो इनमें भी जो ग्रह होते हैं, इनमें इन भावों को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दुष्ट भाव होते हैं ये भी। हाँ, इनको भी शुभ नहीं माना जाता। कौन 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 से सर? 3 6 9 12 6 और 11। 11। 11 है, हाँ। 3 3rd 6 6 और 11। और 11th। ठीक ठीक 3 6 11। और 2 बच गया हमारे पास। 7th को क्या मानते हैं हम? मारक। और सेकंड हाउस भी मारक, सेकंड और 7 हाउस मारक। मारक। ये दोनों स्थान जो है वो मारक स्थान है। सर कौन कौन से? सेकंड और 7th। और 6 और 7 7 मारक। सर ये तो एक चार्ट में ना आप सर है ना एक बार स्केच बना के उसमें लिख दीजिएगा, तो हम लोग फोटो ले लेंगे उसका। चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बताते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए केंद्र स्थान 1 हाँ 4 7 1 4 7 10 ठीक है। त्रिकोण 1 5 9 पर्णफल 2 5 8 11। ठीक है। आप बुक में दिया सर। अपोक्लिम 3 6 9 12। ये बुक में भी दिया हुआ है। सर ये ऊपर क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, इनको धर्मार्थ काम मोक्ष भी कहते हैं। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर आपको वैसे ध्यान इस तरह से ही रखना है। अच्छा सबसे जरूरी आपको ध्यान रखना केवल केंद्र का, कि केंद्र कौन है, ठीक है। और त्रिकोण का। आपको इस चीज का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि 6 भाव जो हैं हमारे वो शुभ हैं। ज्यादा में वो करोगे तो चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। केवल एक 6 भाव जो हैं वो शुभ हैं, और जो त्रिषणाएं हैं 3 6 और 11 वो अशुभ है। वो अशुभ है। और जो 6 8 और 12 हैं वो त्रिक स्थान है, वो सबसे अशुभ है। वो सबसे अशुभ है। सबसे अशुभ। ठीक। और 2 हमारे पास वही जो बताए कि सेकंड और 7th वो मारक स्थान है। आगे बढ़ाइए सब। अच्छा ये चतुरस भाव क्या है? चतुरस्थ, इसको चतुरस्थ बोलते हैं 4 और 8 को। 4 और 8 ये भी लिख सकते हैं आप, 4 और 8 चतुरस्थ स्थान होते हैं। में लिखा है त्रिक और दुष्ट भाव 6 8 12। त्रिक स्थान है। अमारक 2 और 7। आयु भाव 3 8। 3 और 8 ये आयु स्थान है जैसे, और आयु का व्यय करते हैं इसलिए इनको मारक कहते हैं। ठीक से। सर ये उपचय भाव क्या होता है? उपचय अनुपचय, हाँ इनको भी समझ लीजिए। देखिए ये सर जो इनका कोई उपचय अर्थ नहीं होता है क्या सर? जैसे चतुरस भाव है 4 8 बोल दिया अपन ने, लेकिन चतुरस को कुछ कहते होंगे ना, इसीलिए तो उसको 4 8 नाम दिया होगा, कुछ उससे डिनोट करते होंगे ना पर्टिकुलर। चतुरस्थ स्थान इनको 4 8, इनका वही विचार है कि इनको बहुत, इसी के लिए तो देखते हैं कि कितना शुभ है कितना अशुभ है, केवल इसी की गणना की जाती है इनसे।
जो देखिए जो भिन्न भिन्न किताबें हैं ना, जो प्राचीन समय की जो किताबें, उनमें जो जो चीजें मिली हैं वो लेके सारी वो की गई हैं कि किस भाव को कौन सी संज्ञा दी गई है। अच्छा, पर जो पराशर मुनि के मत के अनुसार है ना, वो जो मैंने आपको बताया वो चीजें याद रखनी है, और वही साइंटिफिक है, और वही चीजें ही आपको पूरी तरह से काम आएंगी आगे। और सर एक बार इसके लिए एक रेफरेंस बुक भी बताइए, तो हम उस रेफरेंस बुक को भी फॉलो करेंगे। क्या नाम बताया था आपने बुक का? आप इसको पढ़िए, लघु पाराशरी। लघु पराशर। लघु पराशर। उससे बढ़िया कोई किताब नहीं। और मतलब आप शुरू से लेकर के, राइटर कौन है इनके सर? राइटर में तो आपको किसी भी राइटर की चल जाएगी, राइटर का कोई वो नहीं। अच्छा, मतलब कोई फेमस बुक नहीं है कि इसी की ज्योतिष में आपको यूज करनी है, ऐसा नहीं है तो इसमें, बेसिक केवल नॉलेज के लिए। नहीं, इस हर जो भी किताब होगी उसमें आपको ये मिलेगा। अच्छा, वही, क्योंकि सर इसमें ये ऐसे मेंशन नहीं है कि मतलब चतुरस भाव है, तो जो संज्ञा दी गई है तो संज्ञा किसी कारण से दी गई होगी ना, कि मतलब चतुरस भाव इसलिए फेमस है, इसलिए इसको ये 4 और 8 भाव दिया गया है। उपचय भाव है तो उपचय भाव को कुछ कहा जाता होगा शास्त्रों में। कि इसको भी बहुत ज्यादा आप शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि अष्टम भाव जो है खराब स्थान माना जाता है। पर अब ज्यादा चीजों में उलझोगे ना, अलग अलग राइटर हुए हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं अपने, और अच्छा, क्योंकि जो पराशर मुनि है उनका ही मत सर्वमान्य माना जाता है। तो जैसे कि केंद्र त्रिकोण और ये जो त्रिक है या त्रिशराय है, इनको ही आप एक मान के चलिए, नहीं तो चीजें उलझ जाएंगी और फिर आप ढंग से वो नहीं कर पाओगे, ज्योतिष नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो भी ज्योतिषी है वो इन चीजों को ही फॉलो करता है सीधा सीधा। इतना आप इसको उसमें चलोगे तो इसमें क्या फल कर पाओगे, ये शुभ है, ये देखो 4th हाउस शुभ है, 8th हाउस शुभ नहीं है। कंफ्यूजन बहुत है सर। तो इसमें तो सीधा सीधा मैंने आपको बता तो दिया, जो केंद्र है और त्रिकोण है, त्रिक और त्रिशराय और 2 मारक, इन चीजों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक। भी आप कुंडली देखोगे, केवल इन चीजों पे ध्यान दोगे तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि त्रिकोण सबसे शुभ है, और केंद्र भी वैसे वैसे तो 6 भाव सीधे शुभ है, पर के त्रिकोण सबसे ज्यादा शुभ है, और त्रिशराय जो है वो अशुभ है, और जो त्रिक है वो सबसे अशुभ है। सबसे अशुभ है। और ऐसे जितना उलझोगे ना चीजों में, उतना उलझते जाओगे। मेन पॉइंट याद करके उसके बेस पे चलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चर लग्न, स्थिर लग्न। तो जैसे कि आप बोल रहे थे, बता रहे थे ना कि देखिए आप जैसे ही योग कारक है तो पीपीटी के हिसाब से यहाँ से नहीं चल सकते। देखिए अकारक है, आपको अभी ग्रहों का ही पता नहीं, तो आपको कारक और अकारक कैसे पता चलेंगे, कौन क्या है कहाँ से क्या है, या चर किस लग्न में कौन बाधक होता है ग्रह। अब ये चीजें तो तब होंगी जब आपको ग्रहों के बारे में भी बताया जाएगा, राशियों के बारे में बताया जाएगा, फिर ये चीजें क्लियर होंगी। ओके। सर क्लास खत्म हुई क्या? नहीं अभी नहीं। सर बाकी लोगों को भी बोलने का मौका देना चाहिए लोगों को, जी बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं। ताकि यही 2-3 लोग बोलते रहते हैं, बाकी लोग प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। नहीं, नहीं हमने बिल्कुल ऐसा कहा, हमने ऐसा कब बोला? आप पूछिए ना, वो आपके जब आप माइक ऑन करते हैं तो आपकी आवाज आने लग जाती है, हम इसलिए बोल रहे थे। आपका हेडफोन खराब है। आचार्य जी आपसे निवेदन है कि आप लोग पूछते, ठीक है भाई, हम भी पूछने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप हमसे पहले ही बोलने का मौका ही नहीं देते, तो हम कहाँ से पूछेंगे? नहीं, आप पूछिए ना, वो जी तो हाँ, देखिए। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबको मौका मिलना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, पूछने के लिए आपको खुद चेष्टा करनी पड़ेगी, आपको खुद चेष्टा करनी पड़ेगी। आप चेष्टा करिए, हम आपको मना थोड़ी ना कर रहे हैं।
नहीं, अगर हम चर्चा करेंगे, आपकी बात सही है कि हम बात करेंगे, हमें कोई पूछ नहीं कि हम बात नहीं करें, लेकिन जब हम बीच में बोले जाते हैं, तब तक 2-3 लोग इकट्ठे एक एक करके पूछे तो ज्यादा बढ़िया है ना श्रीमान जी। कि एक ठीक है, प्रश्न ठीक है। पूछ लिया, एक प्रश्न उन्होंने लेडीज ने पूछ लिया, एक सज्जन ने पूछ लिया। ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको कह दूं कि अच्छा ये प्रश्न पूछ लीजिए, आप भी बोल सकते हैं कि रमेश जी ये प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन में आसान रहेगा। और एक कल ही से आदमी, ध्यान रखेंगे इस चीज का, आपको सबको मौका दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर। जी आपकी क्लास सर बहुत अच्छी रही। देखिए थोड़ा सा इस क्लास वैसे टाइम तो हो गया। जी 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 जी, बिल्कुल सर, हो गया है। अब लीव नाउ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है आपको जो भी आप नहीं सर, मार्गदर्शन। सर तो अभी पढ़ा रहे ना, सर ने अभी कहाँ खत्म किया है। आपको कहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं जाना सर, बोलने की टाइम हो गया इसलिए मैं तब निकला। बताइए आपका कोई कंफ्यूजिंग है कुछ कहीं पे? नहीं सर, मैं आज कुछ नहीं पूछूंगा, मैं तैयारी करूंगा फिर मैं कुछ पूछूंगा। चलो मैं ठीक है, फिर आप कल कल आप पूछना जो भी रहेगा। हाँ सर, आप आगे पढ़ाइए जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई सर। देखिए वैसे तो टाइम हो ही गया, वैसे थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस। ये सर। जैसे कि देखिए यह प्लैनेट्स जो ग्रह हैं, जो सूर्य है वो एक महीने में एक राशि को पार करते हैं। सूर्य एक महीने में, जैसे मेष राशि में सूर्य जैसे कि 14 अप्रैल को आते हैं, तो जैसे एक महीने में सूर्य एक राशि में सूर्य एक महीने तक रहते हैं, और 12 राशियों का चक्कर लगाने में सूर्य को 1 साल का समय लगता है। और वैसे ही चंद्रमा है आगे, मून, तो मून की जो गति है वो बहुत तेज है, ये लगभग 100 दिन में एक राशि को पार कर लेते हैं, और 12 राशियों का भोग करने में 1 महीने का टाइम लेते हैं। देखिए जैसे कि सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि से जैसे वृषभ में जाएंगे तो 1 महीने के बाद चंद्रमा फिर से उनके पास पहुंच जाएंगे गोचर करते हुए, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत तीव्र गति का ग्रह है। मन का कहता है क्या? जी जी। और उसके बाद जो है मार्स की बारी, जो मंगल है वो एक राशि को पार करने में, एक राशि में 1.5 महीने तक रहते हैं। 45 डेज। जी जी जी, 45 डेज, और 12 राशियों को पार करने में इनको 1.5 साल का टाइम लगता है। और उसी क्रम में मरकरी, बुध, तो बुध भी जो है लगभग 33 दिन, तो वैसे 24 दिन में भी लगभग बुध की जो है, बुध एक राशि को पार कर लेते हैं, पर कई बार गोचर के कारण जैसे कई बार बकरी हो जाते हैं जैसे, तो लगभग 45 दिन का टाइम भी ले लेते हैं। 45-50 दिन तक भी बकरी होने के कारण जो है ये एक राशि में रहते हैं। और लगभग जैसे कि बुध है और शुक्र है, लगभग सूर्य की एक राशि आगे और एक राशि पीछे दिखते हैं इसी कारण। और इसके बाद जो है जुपिटर की कक्षा आती है, और जुपिटर जो है एक राशि में 1 साल तक रहता है, और 12 राशियों का भोग करने में 12 साल लगा देते हैं। आप ये भी मान सकते हो कि एक सूर्य का जो एक चक्कर लगाने में जुपिटर को 12 साल लगते हैं। काफी स्लो। और इसके बाद वीनस भी लगभग बुध के जितना ही 24-28 दिन में, वैसे एक राशि अगर मार्गी रहते हैं तो
इतना टाइम लेते हैं। अगर बकरी हो जाते हैं तो कभी कभी 40-45 दिन का टाइम भी लेते हैं। और लगभग ये भी 1 साल में ही 12 राशियों का भोग कर लेते हैं, 12 राशियां पार कर लेते हैं, सूर्य का एक चक्कर लगा लेते हैं। और उसके बाद है सैटर्न, शनि। तो शनि जो है बहुत ज्यादा मंद गति का ग्रह है, इसीलिए इनको ज्योतिष में मंद की संज्ञा भी दी गई है। ये बहुत धीमे चलते हैं और लगभग 2.5 साल में एक राशि का भोग करते हैं, और 12 राशियों का भोग करने में 30 साल का। अभी इनको ढैया भी बोलते हैं क्या सर, 2.5 साल को? हाँ, उसी को ढैया बोलते हैं जो 2.5 साल का समय है। शनि की ढैया इसीलिए 2.5 साल की होती है, और 7.5 जो है वो 7.5 साल की इसलिए होती है क्योंकि 3 चरणों को मिला के। हाँ, उसी के 3 चरण होते हैं। जी जी जी। जैसे जहां पे चंद्रमा होता है ना, वहां से एक राशि पहले ही, जैसे कि मान लीजिए आप चंद्रमा जो है, आजकल की बात करें, जैसे किसी का माना, किसी की भी कुंडली में कुंभ राशि का चंद्रमा है, तो जैसे ही आजकल मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो जैसे कि 2000, जैसे पिछले साल ही 2020 में शायद 24 जनवरी को मकर राशि में आए थे, तो तब से लेकर जो है कुंभ राशि वालों को 7.5 चल पड़ी। एक राशि पहले से ही चल पड़ती है। बिल्कुल सही। जैसे अगर कुंभ राशि में होंगे तो जब मकर में आएंगे तभी से 7.5 शुरू हो जाएगी, और मकर के 2.5 साल, और फिर जिस राशि में चंद्रमा होगा उसके 2.5 साल, और फिर चंद्रमा के बाद की राशि के 2.5 साल, तो वो मिलाकर के 7.5 साल हो जाते हैं। और उसके बाद है राहु। तो राहु की एक राशि में राहु 1.5 साल तक रहते हैं, और 12 राशियों को 18 साल में पूरा करते हैं। राहु और केतु। गुरु जी एक चीज पूछना चाहेंगे, कई जगह हमने हाँ, बताइए। कि राहु और केतु, मतलब राहु जो है वो 18 महीने तक रहते हैं, 18 जी महीने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 18 महीने को इंटू 12 अगर कर देंगे हम तो 18 साल। जी, तो उस अकॉर्डिंग होगा ना? हाँ, 18 साल हो जाएंगे। जी जी जी। हाँ, 18 साल तक जो है 12 राशियों का भोग करते हैं। 12 साल में 12 राशियों को पार करते हैं। पर इनका राहु केतु का अलग है, क्योंकि राहु केतु दोनों उल्टे चलते हैं, छाया ग्रह हैं ये। जैसे कि मीन से कुंभ में जाएंगे, मेष में नहीं जाएंगे, या जैसे कन्या राशि में होंगे तो कन्या से सिंह राशि में आएंगे। हाँ, जैसे वर्तमान में भी जी, वर्तमान उल्टे चलते हैं। जी, इससे पहले ही मिथुन में थे। जी जी हाँ, जैसे मिथुन में थे तो मिथुन से अभी वृषभ में आए हैं। जी, अब इसके बाद फिर जी और आगे जैसे इनका परिवर्तन होगा तो मेष में आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं। जी जी, करेक्ट कहा, करेक्ट सर बताया आपने। तो चलिए आज यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है सर, अगली क्लास में करते हैं जो भी ओके रहे। सर, जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया सर, नमस्कार सर।